अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग का और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चार टाइप्स होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी। इस इन चारों स्टेटमेंट्स को हम लेटर ऑन लेक्चर में ना क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो उसमें हम डिस्कस करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट्स आता है वो है एसेट। एसेट होता क्या है? आर रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। एसेट बेसिकली इस डेफिनेशन को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा: रिसोर्स कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट इवेंट और फ्यूचर बेनिफिट। अब लेट्स सपोज मेरी शूज मैन्युफैक्चरिंग की ना फैक्ट्री थी। उसके लिए ना मैंने ना मशीनरी परचेज की 2010 में, और 2011 में भी उस मशीनरी को मैंने यूज़ किया, 2012 में भी उस मशीनरी को यूज़ किया, और उसी मशीनरी को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, शूज़ मैन्युफैक्चर्ड किए और उनको क्या किया, मैंने सेल किया और उससे ना रेवेन्यू अर्न किया। इसी एग्जाम्पल को मैं एसेट की टर्म में इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। 2010 में मैंने जो मशीनरी ली थी, उसी एसेट को, यानी ये हमारा पास इवेंट है, उसी एसेट को यूटिलाइज करते हुए मैंने 2011, 12, 13 मैंने क्या किए, शूज मैन्युफैक्चर्ड किए। जब उन शूज को मैंने सेल किया, एज अ रिजल्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी एंटिटी को, मेरी कंपनी को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। 2010 में मैंने मशीनरी खरीदी थी, 2011 में भी, 2012 में भी, एंड सो ऑन। जितनी भी मशीनरी की यूजफुल लाइफ है उसे मैं यूज करूंगा और मुझे ना उसके बदले में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एसेट की जो बेसिक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस और अकॉर्डिंग टू आईएएस, यही डेफिनेशन है। इसी क्राइटेरिया में ही एसेट क्या करेगा, लाई करेगा। रिजल्ट होगा पास्ट इवेंट का और फ्यूचर बेनिफिट हमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, लाइबिलिटीज। मैं इसको शॉर्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम लाइबिलिटीज को एक्सप्लेन करें तो एनी पेएबल बाय द बिजनेस, मीन टू से कोई भी चीज किसी इंडिविजुअल ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और इंडिविजुअल की, किसी और इंस्टीट्यूट की देनी हो, उसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज कहेंगे। अकॉर्डिंग टू आईएएस और अकॉर्डिंग टू आईफर्स, लाइबिलिटी क्या होगी, a present obligation of the entity arising from past event, the settlement of which is expected to result an outflow from the entity of resources economic benefit। मीन टू से, मैं प्रीवियस एग्जांपल को लेकर चलूंगा। 2010 में मैंने एसेट को परचेज किया था। हमारा एसेट क्या था, मशीनरी थी, और मेरे पास उस एसेट को परचेज करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उस मशीनरी को परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया। अब 2011 में जो मैं उस एसेट से ना मैं जो इनकम जनरेट करूंगा, उसमें से ना कुछ हिस्सा लमसम या पूरी की पूरी अमाउंट क्या करूंगा, मैं बैंक को पे कर दूंगा, क्योंकि मैंने उससे ना क्या लिया था, लोन लिया था। तो ये हमसे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, किस चीज का, इकोनॉमिक बेनिफिट का। लाइबिलिटी में हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं आउटफ्लो हो रहे होते हैं, और जो एसेट है उसमें हमारे क्या हो रहे होते हैं, इनफ्लो हो रहे होते हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एसेट्स को दो हिस्सों में ना डिवाइड करते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स आर एसेट दैट कैन बी लिक्विडेट इन लेस देन अ 1 ईयर एंड कैन बी यूज फॉर शॉर्टर टर्म एक्सपेंसेस। एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स आर कैश एंड स्टॉक। करंट एसेट, हम इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो क्विकली लिक्विडेशन का मीनिंग ये होता है कि जो क्विकली क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। लेट्स सपोज, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लेट्स सपोज आपकी जेब में पैसे हैं, आप, ये आपका क्या है, एसेट है, करंट एसेट है। आप ना जस्ट
उस कैश इन हैंड से कोई भी चीज परचेज करना चाहे कर सकते हैं। कैश एट बैंक, लेट्स सपोज आपके पास एटीएम है, आप एटीएम मशीन को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, कोई भी जो हमारी लोन है, लाइबिलिटी है, उसको पे कर सकते हैं। करंट एसेट का ये क्राइटेरिया है कि ये फौरन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इससे हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मशीनरी है, क्या ये हमारा करंट एसेट होगा? नहीं, मशीनरी हमारा करंट एसेट नहीं होगा, क्योंकि ये फौरन कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं मिस्टर ए को कहता हूँ कि ये मशीनरी मैंने 10,000 की सेल करनी है। मिस्टर ये कहते हैं नहीं, इस मशीनरी की वैल्यू 10,000 नहीं है। मैं मिस्टर बी को कहूंगा, मैं मिस्टर सी को कहूंगा, जो मुझे मशीनरी की जो मैं वैल्यू डिमांड करता हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू मिलती है देन तो मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मैं मशीनरी को सेल नहीं करूंगा। अब हम बढ़ते हैं फिक्स एसेट की तरफ। इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स आर एसेट दैट कंट्रोल बाय liquidate easily and appreciate within time. Example of fixed assets are equipment. Example of fixed assets are land and machinery. करंट और फिक्स एसेट बेसिकली दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। अब फिक्स एसेट की एग्जांपल्स में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, लैंड और मशीनरी फिक्स एसेट के एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये क्विकली कन्वर्ट नहीं होते कैश में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ना पैसों की जरूरत है, आप ना अपनी कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, उसे जब आप सेल करेंगे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, ड्यूरेशन लगेगा। ऑन द अदर एंड अगर आप बात करें करंट एसेट की, आपकी जेब में पैसे हैं, जो चीज आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरीके से हमने एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम लाइबिलिटीज को भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। लाइबिलिटीज मैं आपको रिकॉल कर दूं, लाइबिलिटीज बेसिकली होती क्या है? लाइबिलिटीज होती हैं पेएबल बाय द बिजनेस, जो कारोबार या किसी इंडिविजुअल ने क्या किया हो, लोन लिया और उसको हमने क्या करना हो, पे करना हो। अब लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इसका नंबर 1 पे आएगा करंट लाइबिलिटी, नंबर 2 आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। करंट लाइबिलिटी क्या होगी? हम अगर इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो नॉन करंट करंट लाइबिलिटी होगी पेएबल बाय द बिजनेस विद इन 1 ईयर। मीन टू से कोई भी किसी भी शख्स से, किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर हमने लोन लिया है, उसे हम विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अरसे के अंदर अंदर क्या कर दें, हम उसे पे कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, करंट या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। Ideally want to see that a company can pay current liability which are due within 1 year with cash. Some example of short term liability include payroll expenses and account payable which include money on to वेंडर्स। लेट्स सपोज वेंडर्स वो होते हैं जिनसे ना हम अपना कोई भी बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। लेट्स सपोज मैं शूज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में मैं अपना रॉ मटेरियल कहता हूँ लेदर है, मैंने लेदर परचेज किया एक वेंडर से, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ना कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी बताया था। मैंने अपने वेंडर से क्रेडिट की बेस पर ना क्या किया है, रॉ मटेरियल लेदर परचेज किया है, और मैं वेंडर को कहता हूँ कि 1 साल 6 महीनों के अंदर अंदर मैं ये आप लोगों को जो मैंने रॉ मटेरियल का लेदर परचेज किया है वो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो विद इन 1 ईयर मैंने रिटर्न किया, तो इट विल बी कंसीडर एज एन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है वो पेएबल बाय द बिजनेस होता है विद इन 1 ईयर, तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी होगी वो पेएबल बाय द बिजनेस होगी मोर देन 1 ईयर। मीन टू से इसका जो हमने किसी से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी बैंक से अगर हमने लोन लिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, 1 साल के बाद वापस करेंगे। कंसिडरिंग द नेम इट्स क्वाइट clear that any liability that is possible near term falls under non current liability expected to be paid in 12 month or more। मीन टू से कि 1 साल से ज्यादा जो ड्यूरेशन के अंदर हमने जो लोन पे करना होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी में कहलाएगा। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी
ये बिजनेस की नीड पर डिपेंड करता है, ये बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सी फाइनेंसिंग यूज करनी है, वेदर वो शॉर्ट टर्म की तरफ जाना चाहता है या वेदर वो लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहता है। नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्लूड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स पेबल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशन एंड पेंशन फंड्स ऑब्लिगेशंस। ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं, इनको ना हम लेटर ऑन लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, क्योंकि बेसिकली इस लेक्चर में हमारा जो फोकस है वो अकाउंटिंग की मेन टर्म्स पर है, ताकि हम लेटर ऑन जो बाकी आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग साइकिल और सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसके बाद हम गैप को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें इस लेक्चर का बेसिक पर्पस यही है कि हमने ना अकाउंटिंग को एटलीस्ट इतना समझ लेना है कि हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। मैं स्टूडेंट्स को एक मजीद एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, अकाउंटिंग ना सिर्फ आपकी ना स्टडी के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप इसको अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल के जितने भी आप फ्रीलांसर की तरफ देख लें, जितनी भी ऑनलाइन वर्क्स हैं, हाईली पेड वर्क जो होता है वो अकाउंटिंग का होता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेंगे, अकाउंटिंग के लेक्चर्स को डिस्कस कर लेंगे, जो अकाउंटिंग की मेन टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। जब हम मैं ये समझूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे कि उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हम लेटर ऑन सॉफ्टवेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा ये लेक्चर इतना काफ़ी है, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।